नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे हैं, जिसमें आदिकाल का ये प्रकरण 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग वीरगाथा काल देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग देश काव्य, देश भाषा काव्य, ठीक है। इससे पहले हम लोग अपभ्रंश भाषा काव्य देखे थे, ठीक है। यानी वीरगाथा काल या आदिकाल के अंतर्गत प्रकरण 2 था, जिसमें अपभ्रंश भाषा से संबंधित जो रचनाएं थी उनको हम लोग देखे हैं। अब जो है प्रकरण 3 है और इसमें हम लोग देश भाषा से संबंधित जो काव्य हैं उनको देखेंगे। चलिए, तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। स्पष्ट बात उन्होंने कह दिया, वे क्या है? संदिग्ध हैं। और इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है, ठीक है। कह रहे हैं कि जैसे विशलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, ये जो ग्रंथ है आजकल जो मिलते हैं वे संदिग्ध हैं, और इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर के ही थोड़ा बहुत विचार हो सकता है और उसी पर हमें संतोष भी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। कह रहे हैं कि इससे इतना तो अनुमान लग ही सकता है कि जो प्राकृत पढ़े थे, पढ़ने वाले जो पंडित थे, ठीक है, पढ़े पंडित ही उस समय केवल कविता, यानी केवल वही नहीं करते थे, जो देश भाषा जो बोलचाल की भाषा थी उसमें भी कविता होती थी। यानी जन साधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गवारू समझते रहे होंगे। जिन्हें पंडित लोग क्या समझते रहे होंगे? गवारू। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंचती रही होगी, और राजा भोज जस मुसरचंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। कह रहे हैं कि राजा भोज जस मुसरचंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहे में ही कहे जाते थे और वीर रस के पद छप्पय में कहे जाते थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा में जो श्रृंगार और नीति के प्रति जो विषय उठा करके जो कविता लिखे जाते थे वो दोहों में लिखे जाते थे, और जो वीर रस के पद लिखे जाते थे वे छप्पय छंद में लिखे जाते थे। कह रहे हैं कि राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य और पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी युक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी रक्षित रहती थी और भाट चरण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। कह रहे हैं कि जो राज दरबार में जो कविता लिखते थे कवि, उनकी रचनाओं को सुरक्षित रहने के लिए काफ़ी सुविधाएं थी, क्योंकि राजकीय पुस्तकालय थे जहाँ पर उनकी रचनाएं सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन जो बाकी जो राज दरबार में जो नहीं रहते थे, जो बोलचाल की भाषा में कविता लिखते थे, वे लोगों की रचनाएं सुरक्षित रखने का सुविधा नहीं था, ठीक है। तो बहुत कम चांस है कि उनकी रचनाएं जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित मिले। तो नहीं मिली, कुछ अधूरी मिली, कुछ जो है फटी मिली, कुछ जो है कहावतों के रूप में मिली, कुछ सुनी सुनाई मिली, ठीक है। इसी वजह से वो संदिग्ध हैं। फिर कह रहे हैं कि उत्तरोत्तर भट्टाचार्यों की परंपरा में चलते रहने से उनमें
फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा है। कह रहे हैं कि उत्तरोत्तर जो भट्ट और चारणों की जो परंपरा में जो है कि उसको आगे जीविका के लिए जो है उनका यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उसमें वो हेर फेर भी बहुत कुछ होता चला गया। और इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है और इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया। और इसी से यह काल क्या कहा गया? वीरगाथा काल कहा गया। तो यहाँ हम हाईलाइट कर देते हैं कि शुक्ल जी ने इस काल को वीरगाथा काल नाम दे दिया। आगे बढ़ें। शुक्ल जी कहते हैं कि भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे और गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि, चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। बात है कि प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अब ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि जो प्रारंभिक काल का हमें जो साहित्य मिलता है, प्राप्त होता है, उसका जो आरंभ हुआ, आविर्भाव हुआ, उसी भूभाग से हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर जो प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे, आपस में ही लड़ा करते थे। और लड़ाई जो है किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी। ऐसे ही फालतू में कभी कभी अपना शौर्य प्रदर्शन दिखाने के लिए यूं ही लड़ाई मोल ले ली जाती थी और बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। कुल मिलाकर सारांश यह है कि जिस समय ये हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, आरंभ होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। ये पॉइंट आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, ठीक है, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई। पीछे पड़ गई मतलब इसके पीछे आती है, ठीक है, बाद में। सबसे पहले लड़ाई भिड़ाई, ठीक है, यानी वीरता के गौरव। आगे बढ़ें तो कह रहा है कि महमूद गजनवी के लौटने के पीछे बाद में गजनवी सुल्तानों का एक हकीम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपूतानों पर चढ़ाइयाँ हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में इसका जिक्र मिलता है। सांभर, जो जिसे अजमेर राज कहा जाता है, सांभर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्णोराज के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। जब क्या है, अर्णोराज ने जो तालाब या सागर एक बनवाया जिसका नाम आना सागर है, अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जिसे आना सागर कहा गया। आगे देखें, आना के पुत्र विशलदेव विग्रहराज चतुर के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर विशलदेव आर्यावर्त से मुसलमानों के निकालने के लिए
उत्तर की ओर उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिला लिए और आर्यवर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए विशलदेव के विक्रमी संवत 1220 के लेख से पाया जाता है। कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन गोरी को पृथ्वी राज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नरौड़ा पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तक अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के बाद यानी पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीर देव हैं, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। ये भी पॉइंट मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ कि रणथंभौर के महाराज हमीर देव हुए जो महाराज पृथ्वीराज चौहान के वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने उन्हें कई बार हराया भी। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। कहने कि कुल मिला के सारांश यही है कि जो पठानों के शासनकाल था उसमें हिंदू बराबर अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा। फिर कह रहे हैं कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय और शत्रु कन्या हरण आदि का अतियुक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्र में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। ठीक है, यानी जो कभी राजा के विजय का, पराक्रम का और दूसरे राजाओं की जो कन्या है उसका हरण करते थे तो उसका खूब बढ़ा चढ़ा के अतियुक्तिपूर्ण गायन करता था तो उसे पुरस्कार दिया जाता था। या फिर कहीं युद्ध हो रहा है तो रण क्षेत्र में जो है कवि जा करके वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग कविता के द्वारा भरा करता था तो इसलिए वो सम्मान पाता था। कह रहे हैं इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। कह रहे हैं उस समय तो केवल वीरगाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीरगाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं। किस रूपों में? तो मुक्तक के रूप में भी पाते हैं और प्रबंध के रूप में भी पाते हैं। जो वीरगाथा की जो रचनाएं हैं वो दोनों रूपों में मिलती है। काव्य के दो रूप होते हैं, एक मुक्तक और एक प्रबंध रूप होते हैं। कह रहे हैं कि वीरगाथा के जो काव्य रचे गए उसमें दो रूपों में रचे गए, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में। कह रहे हैं फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर हम वीरगाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। कह रहे हैं कि यहाँ जो है हम फुटकल रचनाओं यानी मुक्तक रचनाओं को छोड़ देंगे और छोड़ करके केवल प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख करेंगे। जैसे यूरोप में वीरगाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित करके उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। ठीक है, उस समय जो है किसी राजा की कन्या है और पता चलता है बहुत सुंदर है तो दूसरा राजा जो है अपने दल बल के साथ उस राजा पर चढ़ाई कर देता था, युद्ध लड़ता था और उसे पराजित करता था और उसकी कन्या को क्या करता था, हर करके लाता था। और जब ला देता था तो जो है यही उसकी जो है वीरता का और गौरव का अभिमान माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा बहुत मिश्रण रहता था और गौड़ रूप में प्रधान रस देखा जाए तो वीर ही होता था।
यानी श्रृंगार रस जो है गौड़ रूप में रहता था और प्रधान रूप में देखा जाए तो वीर रस होता था। कह रहे हैं कि श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था, श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहां राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था वहां भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री के ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। अब मान लीजिए किसी राजा के बीच जो है राजनीतिक कारणों से युद्ध हो रहा हो, फिर भी जो है कवि क्या करता था, जब उसका उल्लेख करता था तो उसमें कारण राजनीतिक कारणों को न दिखा करके किसी रूपवती स्त्री का जो है कल्पना करके, ठीक है, उसी उसी से जो है युद्ध को जोड़ देता था। जैसे उदाहरण के लिए कह रहे हैं कि जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई। हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया। कह रहे हैं इस प्रकार इन काव्यों में प्रार्थानुकूल कल्पित घटनाओं की भी बहुत अधिक योजना रहती थी। यानी कि इन सभी रचनाओं में कल्पना काल्पनिक घटनाओं का भी बहुत अधिक योजना की गई होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ये वीरगाथाएं दो रूपों में मिलती है। कह रहे हैं कि ये जो वीरगाथा की रचनाएं हैं ये दो रूपों में मिलती है। कौन कौन? तो प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में भी मिलती है। वीर गीतों के रूप में भी मिलती है और प्रबंध काव्य के रूप में भी मिलती है, साहित्यिक रूप में। कह रहे हैं कि जो साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, वीर गीत के रूप में जो सबसे पुरानी है, यहाँ देखेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध होता है वह है पृथ्वीराज रासो। और फिर कह रहे हैं कि जो वीर गीत के रूप में सबसे हमें पुरानी पुस्तक जो प्राप्त होती है वो है बिसलदेव रासो। कह रहे हैं कि यद्यपि उसमें समय अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है, जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों के द्वारा जो है बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। कह रहे हैं कि जिस रचना को बराबर आने वाले समय में उसको गाया जाता रहा हो, तो जैसे भाषा बदलती जाएगी तो रचना का भी भाषा क्या होता चला गया, लगातार बदलता चला गया, यानी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। अब इसका उदाहरण अगर आपको देखने हैं तो आल्हा को देख सकते हैं, जिसका लगातार रूप बदलता चला गया। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। अब शुक्ल जी ने जो है रसायन रास शब्द की उत्पत्ति जो है रसायन से माना है, ये कथन हाईलाइट आप कर लीजिए। ठीक है, कि कह रहे हैं कि ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं और कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बिसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, अतः हमारी समझ में रसायन शब्द से होते होते ये रासो हो गया होगा। ठीक है, तो ये कथन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है अब रचनाओं पे आते हैं, एक एक रचना को देखेंगे। तो शुक्ल जी ने पहली रचना जो है खुमार रासो को लिया है। खुमार रासो शुक्ल जी कहते हैं कि संवत 810 और 1000 के बीच चित्तौड़ के रावल खुमार नामक तीन राजा हुए। कर्नल टाड ने इनको एक मानकर इनके युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है, और कर्नल टाड जो हैं तीनों को एक ही मान लिए है। जबकि शुक्ल जी कहते हैं कि ये खुमान नाम से तीन राजा थे। ठीक है,
फिर आगे कहते हैं कि उनके वर्णन का सारांश यह है कि कालभोज के पीछे खुमार गद्दी पर बैठा, जिसका नाम मेवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध है और जिसके समय में बगदाद के खलीफा अलमामूद ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। खुमार की सहायता के लिए बहुत से राजा आए और चित्तौड़ की रक्षा हो गई। खुमार ने 24 युद्ध किए, संवत 869 से 893 तक राज्य किया। तो ये भी आप देखें खुमार ने कितने युद्ध किए, ठीक है। तो जो खुमार थे वो 24 युद्ध किए, ठीक है। आगे बढ़ें तो लिखा जाता है कि यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के रचित खुमार रासों के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। अब कह रहे हैं कि जो ये खुमार रासो है, यानी कि कोई राजा था खुमार नाम का, उसी को आधार बना करके रचना लिखी गई। लेकिन ये रचना लिखा किसने, तो यहाँ दे रहे हैं कि यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि ने खुमार रासों के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है खुमार रासो किसकी रचना है, तो दलपति विजय। आगे बढ़ें, आगे क्या कह रहे हैं कि पर इस खुमार रासो की जो प्रति प्राप्त हुई वह अपूर्ण है। पर जो खुमार रासो की जो प्रति मिली हुई है वो पूरा नहीं है और उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। कालभोज से लेकर तीसरे खुमार तक की वंश परंपरा इस प्रकार है: कालभोज खुमार, मत्तक भर्तृपट सिंह खुमार दूसरा और महायक खुमार तीसरा। कालभोज का समय विक्रम की संवत 791 से 810 तक है और तीसरे खुमार के उत्तराधिकारी भर्तृपट दूसरे समय के दो शिलालेख विक्रम संवत 999 से 1000 के मिले हैं। अतः 190 वर्षों का औसत लगाने पर तीनों खुमारों का समय अनुमान इस प्रकार ठहरता है। कह रहे हैं कि जो पहला खुमार हुआ वो जो है 810 से 865, दूसरा खुमार था उसका समय 870 से 900 और तीसरा खुमार जो राज किया वो है 965 से 990। तो यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आगे देखें, अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय कर ली थी और उधर के राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतः यदि किसी खुमार से अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमार रासों की रचना हुई होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय जो खुमार रासो मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है, ठीक है, और कितना नया। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो खुमार रासो है जिस प्रकार का ग्रंथ वो अब मिलता है, ठीक है, जिस रूप में यह ग्रंथ मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। यानी अब कहते हैं कि जो ये ग्रंथ मिलता है खुमार रासो इस समय उसको देखा जाए तो 17वीं शताब्दी का लगता है। शिव सिंह सरोज के कथनानुसार एक अज्ञात नाभा भाट ने खुमार रासो नामक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्ध का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमार रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट। शुक्ल जी कह रहे हैं कि यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय ही असली खुमार रासो के रचयिता हैं, ये कहना मुश्किल है, ठीक है। पर फिलहाल अभी दलपत विजय हैं, लेकिन असली रचयिता उसके कौन है ये नहीं पता है कि असली रचयिता दलपत विजय ही है या कोई दूसरा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शुक्ल जी ने कहा, अब अगली रचना की ओर बढ़ते हैं शुक्ल जी की। दलपत विजय खुमार रासो के बाद दूसरी जो रचना है वो है बिसल देव रासो। बिसल देव रासो नरपत नाल के द्वारा लिखी गई। कह रहे हैं कि नरपत नाल कवि विग्रह राज चतुर उपनाम बिसल देव का समकालीन था। ये प्रश्न बन सकता है कि नरपत नाल किसके समकालीन थे, ठीक है, और किसके बारे में रचना लिखी गई। बिसल देव रासो यानी बिसल देव कौन थे, तो बिसल देव का जो दूसरा नाम था विग्रह राज चतुर्थ, उन्हीं का उपनाम है बिसल देव। आगे बढ़ें। कदाचित यह राजकवि था, इसने बिसलदेव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा। ये पॉइंट याद रखेंगे। बिसलदेव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में है। किस रूप में है? वीर गीत के रूप में है। इसका निर्माण काल के संबंध में एक पंक्ति है कि 1272 मझारी जैठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। ठीक है, अब इसका अर्थ निकाला जाए कि इसका रचना काल इस पंक्ति से क्या बनता है। अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग अर्थ निकाला है। शुक्ल जी कहते हैं कि 1272 का स्पष्ट अर्थ देखें तो 1212 है। बहोतरा शब्द बरहोतर द्वादशोत्तर का रूपांतर है, अतः 1272 का अर्थ द्वादशोत्तर 1200 अर्थात 1212 होगा। शुक्ल जी इसको जो है 1212 मानते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये 1212 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे कहते हैं कि गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासों में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिससे वह बिसलदेव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रह राज चतुर्थ बिसलदेव का समय 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 या 1220 के प्राप्त हैं। बिसलदेव में 4 खंड है। जो बिसलदेव रासो है उसके 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसमें चरण कितने हैं? तो लगभग 2000 चरण हैं। इसकी कथा का सार अगर हम देखें शॉर्टकट में तो ये 4 खंडों में है। पहला खंड ये कहता है कि पहले खंड में मालवा के भोजराज परमार की पुत्री राजमती के सांभर के बिसलदेव का विवाह होना। कह रहे हैं कि मालवा के जो राजा भोज है, भोज परमार, उनकी पुत्री है राजमती। ठीक है, उसी से सांभर के जो राजा हैं बिसलदेव, उनका विवाह होना, यानी उनका विवाह होता है। यानी राजमती और बिसलदेव का विवाह पहले खंड में समाप्त हो जाता है। दूसरे खंड में क्या होता है कि दूसरे खंड में जो है बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। अब जो है दूसरे खंड में बिसलदेव जो है राजमती से नाराज हो जाते हैं किसी बात को लेकर के और उड़ीसा चले जाते हैं और वहां 1 वर्ष तक रहते हैं। तीसरे खंड की बात करें तो तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन और बिसलदेव का उड़ीसा से लौटना। कह रहे हैं कि राजमती का जो है इसमें विरह वर्णन दिखाया गया है, यानी साल भर का जो है विरह वर्णन है 12 महीने का, और जैसे 12 महीने बीतता है तो लास्ट में बिसलदेव उड़ीसा से लौट आते हैं तीसरा खंड में। और जब तीसरा खंड में वो लौट कर आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी राजमती अपने मायके चली गई हैं। भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना। ठीक है, चौथे खंड में वो अपनी पुत्री को घर लेकर के चले जाते हैं। तो
विशलदेव वहाँ जा करके उनको मना करके और फिर राजमती को चित्तौड़ लेकर के आते हैं। ये स्टोरी है। आगे बढ़ें। कह रहे हैं कि दिए हुए संबंध के विचार से कभी अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर विशलदेव के बहुत पीछे लिखी जान पड़ती है। कह रहे हैं कि वर्णित घटनाओं को अगर ध्यान से समझा जाए और उस पर विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत बाद में लिखी गई है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। विशलदेव रासो कैसा काव्य है? तो वर्णनात्मक काव्य है। इसमें दो घटनाएं विशलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। ठीक है, विशलदेव का विवाह जो होता है, ये पहली बात ये कल्पना में लिखी गई है। शुक्ल जी कहते हैं कि ये कल्पना प्रसूत यानी कल्पना से इसको जन्म दिया गया है, यानी इसमें जो है सच में ये घटना नहीं थी। कह रहे हैं कि विशलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। कह रहे हैं कि जो विशलदेव हैं उनसे 100 वर्ष पहले ही राजा भोज परमार थे, जो उनका देहांत 100 वर्ष पहले ही हो चुका था। अतः उनकी कन्या के साथ विशलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। अतः उनकी जो कन्या के साथ विशलदेव से विवाह कैसे हो सकता है? ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि बाद के जो कवि हैं वो कल्पना करके जो है उन दोनों का विवाह करा दिया। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। कह रहे हैं कि उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा ही नहीं था। विशलदेव की एक परमार वंश की रानी थी। विशलदेव की एक रानी थी, वो परमार वंश की थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थी, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। शुक्ल जी कहते हैं कि अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर इन्हीं में से किसी एक कन्या के साथ विशलदेव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं उन पर ध्यान देने से सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो। जैसे जननी गोरी तू जैसलमेर की आबू के परमार की राजपुताने में फैले हुए थे। अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ, अचरज, कवि कालिदास। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो है बनावटीपन है, कल्पना करके जो है ज़्यादा चीज़ों को लिखा गया है। आगे कह रहे हैं कि जैसा पहले कह आए हैं कि अजमेर के चौहान राजा विशलदेव बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थी और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि अजमेर के चौहान राजा विशलदेव बड़े वीर और प्रतापी थे। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि विशलदेव रासों में कहाँ का वर्णन है? तो अजमेर का वर्णन है। ठीक है, ये प्रश्न बनते हैं। फिर कह रहे हैं कि दिल्ली और झांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए। तो इन्होंने जो है दिल्ली और झांसी के प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया था। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव द्वारा रचित ललित विग्रह राज नाटक संस्कृत में है, जिसका कुछ अंश बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित है। परनाल के इस विशलदेव में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है और न उसका शौर्य पराक्रम का वर्णन मिलता है। श्रृंगार की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का
प्रोसित पत्रिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी, श्रृंगार रस की दृष्टि से उनको श्रृंगार रस में कोई रचना लिखना था, तो उसी को दृष्टि से जो है विवाह करा दिए और फिर उठ करके उनको विदेश भेज दिए। कह रहे हैं अतः इस छोटी सी पुस्तक को विसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। ये कथन आपको हाईलाइट कर लेना है, प्रश्न बनेगा। अतः इस छोटी सी पुस्तक को विसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया है था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। इनका कहने का मतलब कि इतना वीर ख्याति प्रसिद्ध राजा विसलदेव और उनकी रचना एक छोटी सी पुस्तक में समा गई, ठीक है, इसीलिए उनको खटकता है कि अर्थात इनकी रचना तो एक बड़े से महाकाव्य में होना चाहिए था। कह रहे हैं कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है। कह रहे हैं कि अगर भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। कह रहे हैं कि इसकी भाषा को अगर हम चेक करें तो इसकी भाषा क्या है, साहित्यिक नहीं है बल्कि राजस्थानी भाषा है, ठीक है। ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। जैसे सुकई छय सूखता है, पटाड़ी थी पाटन से, भोज तड़ा भोज का, खंडखरा, ये सब शब्द उसमें मिलते हैं। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है, वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी जो पिंगल भाषा कहलाती थी। कह रहे हैं कि साहित्य की जो सामान्य भाषा हिंदी ही थी जो पिंगल भाषा कहलाती थी। आगे कह रहे हैं कि विसलदेव रासों के बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समय के अनुसार बहुत कुछ हेर फेर होता चला गया होगा या होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। पर यह लिखित रूप में था और इसीलिए इसको रक्षित रखा गया था, जिसके कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ अभी भी बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी मतलब मिलाकर, जोड़कर, चित्त ये शब्द आए हुए हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि जाय इड़ी विधि, इस विधि, ईसऊ ऐसा बाल हो मतलब बालक का, इसी प्रकार नयर नगर, पसाऊ प्रसाद, पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी इसमें दिखाई देते हैं, जिनका प्रयोग कविता में अपभ्रंश काल से लेकर बाद में यानी पीछे तक होता रहा। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजातन जनो आदि। जैसे कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में हेरफेर अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिलाए हुए भर हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी हो सकते हैं। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर उधर की जीविका के लिए फैलने लगे थे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। हाँ, महल पलान्यो ताजुद्दीन या ताजदीन, खुरसाड़ा चढ़ी चालियो गोंड। तो इसमें देखिए ताजुद्दीन मियाँ का जिक्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ें तो शुक्ल जी लिखते हैं कि उपयुक्त
उपयुक्त विवेचना के अनुसार यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से ही अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। ठीक है, यानी यह अपने वास्तविक मूल में अवास्तविक रूप में नहीं है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि राय बहादुर पंडित और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना माना है। अब उसका जो है वो दे रहे हैं प्रमाण कि राजपूताने का इतिहास नामक एक पुस्तक है, उसकी भूमिका में पृष्ठ 19 नंबर के पृष्ठ पर देख सकते हैं। आगे देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि यह नरपत नाल्ह की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्यिक संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है कि राजपूताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे माती का आखा किया, चंदन काठ का माड़ो, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषाओं का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा की स्वीकृति हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। ठीक है, यानी ब्रज को मिला देने वाली, ब्रज को अगर शामिल कर लिया जाए तो पिंगल भाषा बन जाती है। तो वही शुक्ल जी कह रहे हैं कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। इसे आप हाईलाइट करेंगे कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। ठीक है, और इसके बाद जो ब्रज भाषा को अगर मिला दिया जाए तो फिर वो बन जाता था पिंगल। ठीक है, शुक्ल जी कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखे हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो साहित्य से संबंध रखती हैं, वीर और श्रृंगार का मेल, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रास किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। ये कथन मोस्ट है, हाईलाइट कर लेंगे कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है और वीर रस किंचित आभास मात्र है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। ये कथन शुक्ल जी का किस ग्रंथ के लिए है, प्रश्न बन सकता है। विशल देव रासो की कुछ पंक्तियां हैं, इसे आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि प्रणब चाल्यो विशल राय, चौरास्य सहु लियो बुलाए, जान तड़ी साजति कर, जिरह रंगावली पहरज्यो टोप, वहु पैसारऊ विशल राव, आविशयल अंत्यवरी राव, रूप अपूरब पेशई इसी स्त्री नहीं स्वयं संसार, अतिरंग स्वामी सो मिली रति, बेटी राजा भोज की, गर्भ करी अवो छई संभरा, मो सरीखा नहीं उर भुआल, में हो घरी सांभर उग गई, चिव दिशा थान जैसलमेर, गरीब न बोलो हो संभर्यो राव, तो सरीखा घना और भुआल, एक उड़ीसा को धनी, बचन हमारा तू मन जो मानी, ज्यों थरई सांभर उगही, राजा उड़ी घरी जगही हीरा खान, कुंवरी कही सुड़ी सांभर आए राव, कही स्वामी तू उलगई जाई, कहे हमार जय सुड़व, थारई छ सठी और तेरी नाही, कड़वा बोल न बोल सिनारी, तुम्हें मेलसी चित्त विसारी। एक पंक्ति ये थोड़ी पूछी जाती है, मोस्ट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, आगे देखें। जीव न जीव बिगोयन, दव का दाधा कुपली मलई, तो
जीव का दादा न पंगुरई, नाल कहई सिड़ सब कोई। तो ये भी पंक्तियां थोड़ी मुश्त है। जीव का दागा। और आगे है कि अब्यो राजा मास बसंत, गढ़ माही गुड़ी उछली, जय धन मिलती अंग संभार, मान भंग हो तो बाल हो, इड़ी परि रहरता राज दुआरी। तो ये दो तीन पंक्तियां जो हाईलाइट कर दिए अन्य कलर से, तो उस पर आप थोड़ा फोकस करेंगे, वहां से प्रश्न बनते हैं। अब आगे आते हैं, अगली जो रचना है वो चंद्रबरदाई की है, सॉरी चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ लेखक का नाम रख दिया है, जबकि ऊपर जो है रचना का नाम लिखता था और यहाँ जो है लेखक का नाम कर दिया। अब यहाँ चंद्रबरदाई का समय जो है दिया गया है संवत 1225 से 1241। चंद्रबरदाई ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। शुक्ल जी ने इन्हें कह दिया कि हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये पॉइंट पहले ही लिख दिए। कह रहे हैं कि चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। कह रहे हैं कि चंद्रबरदाई जो है दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट या राजा महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसमें इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी और लाहौर में इनका जन्म हुआ था। ये प्रश्न बन सकता है कि इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी और इनका जन्म लाहौर में हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था, ऐसा माना जाता है, और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ठीक है, दोनों ने क्या किया था, एक ही दिन यह संसार को छोड़ दिया था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे, और षड्भाषा, व्याकरण, काव्य सहित छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। इन्हीं जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सब में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे, और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे, सभी में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय या सर्ग या अध्याय है। ये पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए। कह रहे हैं कि इसमें प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार है। मुख्य छंद कवित्त, छप्पय, दोहा, तोमर, टोटका, गाहा और आर्या है। मुख्य छंद के रूप में देखें तो कवित्त है, दोहा है, तोमर, टोटका, आर्या। ठीक है, जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग को भी चंद के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूर्ण किया जाना और कहा जाता है। यह हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, कि रासो के पिछले भाग को भी चंद के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। अब ये प्रश्न बने, पृथ्वीराज रासो का अंतिम भाग किसने पूर्ण किया? तो चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिन बाद में चंद भी वहां गए, और जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में रासो का पुस्तक देकर उसने पूर्ण करने का संकेत किया, और जल्हड़ के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख
रासों में भी मिलता है। पंक्ति है कि पुस्तक जलनन हथ दे चलित गज्जन नृपकाज रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उदरी जीमी पृथ्वी राज कवि चंद कृत चंदनंद उद्यति जीमी। तो ये जो पंक्ति है जो अभी हाईलाइट किए हैं ये ज़्यादा मोस्ट, अगर इसमें से देखें हम तो फिर बीच वाली है, ठीक है, ज़्यादा मोस्ट। आइए आगे बढ़ते हैं इसकी स्टोरी की ओर। कह रहे हैं कि पृथ्वीराज में आबू के यज्ञकुंड के 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति और चौहान के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अड़ुराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का वह दिल्ली के तुमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थीं, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद और राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनका पुत्र पृथ्वीराज हुए। तो यहाँ आपको समझना है कि एक दिल्ली के तुंवर यानी तोमर राजा अनंगपाल की 2 कन्याएं थीं, ठीक है, अनंगपाल की 2 कन्याएं थीं। अनंगपाल की 2 कन्याएं थीं, सुंदरी और कमला। तो सुंदरी का जो विवाह है, सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इनके संयोग से जो है 2 पुत्र प्राप्त हुए, नहीं से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई, यानी इनके पुत्र जो है जयचंद हुए। किनके पुत्र? तो सुंदरी और विजयपाल का। और कमला का विवाह जो है वो दूसरी कन्या यानी कमला का विवाह अजमेर के राजा चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। तो अब देखिए अनंगपाल की 2 पुत्रियां सुंदरी और कमला। तो सुंदरी का विवाह जो है विजयपाल से होता है, जिनसे एक पुत्र प्राप्त होता है जयचंद, और कमला का विवाह जो है अजमेर के चौहान सोमेश्वर से होता है, जिनका पुत्र होते हैं पृथ्वीराज। आगे देखें, अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। अब कह रहे हैं अनंगपाल की केवल 2 ही पुत्रियां थी, तो उन्होंने जो है अनंगपाल ने जो है सुंदरी के पुत्र को गोद नहीं लेकर के कमला के पुत्र को गोद ले लिया। तो कमला का पुत्र जो है पृथ्वीराज थे, तो अनंगपाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद ले लिया। जब गोद लिए तो जयचंद को यह बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है, यानी दोनों जो है भाई थे, मौसियार क्या बोल सकते हैं एक दूसरे के, वो मौसेरा भाई, ठीक है, दोनों जो है मौसेरा भाई थे। तो कह रहे हैं कि जब पृथ्वीराज को गोद ले लिए अनंगपाल, तो जो अजमेर का जो राज्य था और दिल्ली का राज्य, जो यानी अनंगपाल का जो राज्य था और पृथ्वीराज चौहान का जो राज्य था, वो दोनों मिलकर के एक हो गए। और ये बात जयचंद को अच्छी नहीं लगी। उसने एक दिन राजसूय युग करके राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयुक्ता का स्वयंवर रचा। अब कह रहे हैं जयचंद जो है एक दिन जो है राजसूय यज्ञ करके सभी राजाओं को बुलाया और उसी के साथ जो है उसने अपनी पुत्री संयुक्ता का स्वयंवर रचा कि उसी दिन जो है स्वयंवर भी हो जाएगा, ठीक है। अपनी कन्या संयुक्ता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सभी राजाएं आए थे, लेकिन पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर कि एक स्वर्णिम मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। अब जब वो नहीं आए तो इस बात पर जो राजा जयचंद है वो चिढ़ गए कि बताओ मेरे यहाँ नहीं आया, और उनको नाराजगी होगी, तो पहले से ही नाराज थे।
तो उन्होंने उनकी मूर्ति बना करके और द्वारपाल के रूप में खड़ा करवा दिया। ठीक है। संयुक्ता का अनुराग पहले से ही, जो संयुक्ता थी जयचंद की जो पुत्री है, ठीक है, संयुक्ता, उसका अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था। अतः जब वह जयमाला लेकर रंगभूमि में आई तब उसे पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। जब वो संयुक्ता पहले से ही पृथ्वीराज से अनुराग रखती थी और जब उसे जो है माला दिया गया कि जो राजा तुम्हें पसंद हो उसे तुम माला पहना दो, उसने क्या की कि पृथ्वीराज की जो मूर्ति द्वारपाल पर द्वार गेट पे लगाई गई थी उसी को माला पहना दी। और इस बात पर जो है जयचंद उसे घर से निकालकर गंगा के किनारे महल में भेज दिया। ठीक है। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और इस पर जब ये बात पता चली तो पृथ्वीराज के जो सामंत थे वो आकर के जो यज्ञ हो रहा था उसका विध्वंस कर दिया। और फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयुक्ता से गंधर्व विवाह किया और अंत में वो उसे हर ले गए। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो है चुपचाप आकर के संयुक्ता से जो है गंधर्व विवाह करते हैं और उसे हर कर अपने घर ले जाते हैं। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, लेकिन जब ले जा रहे थे तो रास्ते में जयचंद की सेना से युद्ध होता है, पर संयुक्ता को लेकर पृथ्वीराज कुशलतापूर्वक दिल्ली पहुंच गए। लेकिन वो जो है कुशलतापूर्वक पहुंच जाते हैं, यानी जयचंद की सेना को हरा देते हैं। वहाँ भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा और जब वहाँ पहुँचे तो वो भोग विलास में ही इनका जीवन बीतने लगा। राज्य की रक्षा पर ध्यान न रहा कि राज्य के रक्षा भी करना है। ठीक है। आगे देखें। बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था। कह रहे हैं कि जो उनकी शक्तियाँ थी उसका ह्रास हो गया था। जयचंद के साथ जो युद्ध हुआ था कुछ उसमें, और कुछ अन्य राजाओं के साथ लड़ते लड़ते बहुत कुछ जो है शक्ति घट गई थी और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे और बड़े बड़े जो योद्धा थे वो मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देखकर शहाबुद्दीन चढ़ आया और अच्छा अवसर देखा कि सारे जो है इनके बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं, तो अवसर बड़ा अच्छा है और ये देखकर शहाबुद्दीन चढ़ाई कर दिया, पर हार गया और पकड़ा गया। लेकिन फिर भी वो हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया, पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया, कहा कि जाओ। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए और अंत में जो है वो जीत जाता है और पृथ्वीराज को पकड़ लेता है, पकड़कर गजनी लेकर चला जाता है। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुँचे, यानी कुछ समय बाद जो है कवि चंद्रबरदाई भी गजनी ही पहुँच गए, जहाँ पर वो पृथ्वीराज को ले गया था। एक दिन चंद बरदाई के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था। अब ये बात खटकती है कि भाई शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज के बीच क्या बैर था कि वो जो है पृथ्वीराज पे चढ़ाई किया था। तो उसके बारे में लिख रहे हैं कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर, अपने ही यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। और वो सुंदरी जो है शहाबुद्दीन से प्रेम न करके एक पठान सरदार हुसैन शाह से प्रेम करती थी, उसको चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग आए। जब ये दोनों जो है शहाबुद्दीन से परेशान हो गए तो दोनों भाग गए और भाग करके पृथ्वीराज के पास पहुंच गए और पृथ्वीराज ने उन्हें शरण दिया। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो, तुम उन्हें शरण मत दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। जो शरण में आ गए वो हमारे शरणागत हैं और शरणागतों की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः इन दोनों की हम
बराबर रक्षा करेंगे, इन्हें नहीं निकाल सकते। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की और यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी है। अब कह रहे हैं ये तो मुख्य बात हुई, पृथ्वीराज चौहान की जो है अनेक राजाओं से युद्ध हुआ और अनेक राजकन्याओं के साथ उनका विवाह भी हुआ। आगे चलते हैं, ऊपर लिखे वृत्तांत। अब शुक्ल जी कहते हैं कि जो ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए गए संबतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया और उसमें 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। शुक्ल जी कहते हैं कि जो रासो ग्रंथ के जो ऊपर जो रचना उक्त कथन दिए गए हैं या जो भी हमने ऊपर अब तक जो स्टोरी पढ़ रहे थे उनसे और इतिहास की जो रचनाएं हैं उनसे देखा जाए तो दोनों में कोई तालमेल नहीं खाती है। इसीलिए जो है जो विद्वान है, कुछ और विद्वान, उन्होंने जो है इस पर संदेह किया और इसे जाली ग्रंथ ठहरा दिया। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से संदेह और भी पुष्ट हो जाता है। कह रहे हैं कि रासों में जो है चंगेज और तैमूर का भी नाम आता है जो उस समय थे ही नहीं, ये सब बाद के थे और इनका भी नाम जब उसमें आ रहा है इसका मतलब कि ये रचना उस समय नहीं लिखी गई, बाद में लिखी गई होगी। आगे कह रहे हैं कि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर पंडित गौरी संघ हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है पृथ्वीराज रासो बिल्कुल जो है भाटों ने कल्पना करके लिखा है। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है जो पूरा नहीं मिलता, लेकिन उसमें दिए संबद्ध घटनाएं ऐतिहासिक खोजों के अनुसार ठीक ठहरती है। यानी एक रचना मिली है पृथ्वीराज विजय। कह रहे हैं कि पृथ्वीराज की राजसभा के एक कश्मीरी कवि थे जिनका नाम जयानक था, वो संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा जो पूरा तो नहीं मिलता, लेकिन उसमें दिए हुए जो संबत हैं और जो घटनाएं हैं वो ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल सही सही ठहरती है। लेकिन पृथ्वीराज रासों में वो चीज़ें शुद्ध शुद्ध या सही सही नहीं ठहरती। कह रहे हैं कि उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है जिसका समर्थन हासी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। कह रहे हैं कि जो पृथ्वीराज विजय है वो अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हमीर, महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली में तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयुक्ता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती हैं। इस प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्निकुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पना मात्र ठहरती है या कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं जिनमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत 1115 में, दिल्ली गोद जाना 1922 में और कन्नौज जाना 1951 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध करना 1158 में लिखा है, पर शिलालेख और दानपत्रों से मैच कराने पर जो संबत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए गए संबत ठीक नहीं हैं। जब दान पत्र या शिलालेख जिनमें पृथ्वीराज जयचंद और परमार्दिदेव महोबा के राजा परमाल के नाम आए हैं, जो इस प्रकार मिले हैं कि पृथ्वीराज के 4 जिनके संबत 1224 और 1244 के बीच में है, जयचंद के 12 जिनके संबत
1224 से 1243 के बीच में है। परमार्दिदेव के 6 बार ये नाम आए हैं, पृथ्वीराज के 4 बार नाम आए हैं, जयचंद के 12 बार, परमार्दिदेव के 6 बार, जिनके संबत इतने से इतने के बीच में हैं। इनमें से संबत 1239 का है जिसमें पृथ्वीराज और परमार्दिदेव के युद्ध का वर्णन मिलता है। फिर कह रहे हैं इन संबतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसमें सम्यक पुष्टि फारसी तारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहास के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 1578 हिजरी यानी विक्रम संवत देखें तो 1248 और सन में देखें तो 1191 में हुआ। अतः इन संवतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये तो इतिहास से बिल्कुल मैच करता है। फिर कह रहे हैं कि पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने रासो के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासो की सब बातों में यथार्थ संवतों से 90 से 91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। इन्होंने नया खोज किया। कौन? पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने ये बात का समर्थन किया कि जो पृथ्वीराज रासो में जो संवत दिया है और जो इतिहास में संवत दिया हुआ है, ठीक है, उनके बीच जो है 90 वर्ष या 91 वर्ष का अंतर आ रहा है। मुझे लगता है ये कोई नियम था 90 वर्ष घटा करके लिखने का या बढ़ा करके लिखने का। ठीक है, फिर कह रहे हैं उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासो के इस दोहे को पकड़ा है कि 1115 विक्रम साक आनंद तिहिर पुजय पुरहन को भय पृथ्वीराज नरेंद्र। ठीक है, तो ये पंक्ति थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े हम। और विक्रम साक आनंद का अर्थ जो है अशून्य और नंद का अर्थ 9 से अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों ये 90 वर्ष घटाए गए इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। पृथ्वीराज शुक्ल कहते हैं कि जो ये बता रहे हैं कि 90 वर्ष घटाया गया है, घटा करके लिखा गया है एक नियम के वजह से, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये 90 वर्ष क्यों घटाया गया, इसका उन्होंने कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया। फिर कह रहे हैं नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनके राज तो काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया। इस प्रकार के विलक्षण कल्पना करके वे रह गए। कह रहे हैं कि मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जो है इस प्रकार की विलक्षण कल्पना करके रह गए, वो प्रमाणिक उसे नहीं कर सके। पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार की कल्पनाओं से कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकाल कर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी प्रचलित विक्रम संवत में 90 या 91 वर्ष निकाल कर पृथ्वीराज रासो में संवत दिए हैं, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम में पढ़कर ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग आनंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इस रासो में एक दोहा यह भी मिलता है कि 1115 विक्रम जिस धर्मसुत प्रत्यय साक पृथ्वीराज को लस्यो विप्रगुण गुप्त। तो ये भी एक पंक्ति मिलती है। इसमें भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकलता है, पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है यह नहीं कहा जा सका। दूसरी बात यह कि गुणगुप्त ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। बात संवत की ही नहीं, कह रहे हैं कि केवल संवत से ही ये अप्रमाणिक नहीं होता, और भी चीज़ें हैं। कह रहे हैं बात संवत की ही नहीं, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाओं जो भरी पड़ी है उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ ही है, फिर उसमें क्यों घटनाएं और नाम ठीक ठीक है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यह हो सकता है
कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हों, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और उसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिलाए गए होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संबंध तो ठीक होते। अर्थात शुक्ल जी भी इसे वास्तव में जाली मान लिए। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को। फिर कह रहे हैं कि रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नामक कोई कवि था या नहीं। तो पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक के पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदी राज नामक पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है कि तनयश्चंद्र राजस्य चंद्रराज युवा भवत संग्रह यशस्वृत्तनाना सबृत्त नामी व्यधात। ये पंक्ति नहीं पूछी जाएगी। कह रहे हैं कि इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्रराज कवि का संकेत है वो राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं, ये चंद्रवरदायी कवि नहीं हैं, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रवरदायी नाम का कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज या दोनों में से किसी एक वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भाट कवि रहा जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि का वर्णन में कुछ रचना की हो। कह रहे हैं कि पीछे बहुत सा कल्पित भट्टभड़ंत तैयार होता गया सबको लेकर के, और चंद की पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासों का नाम वह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। अब शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि का कोई व्यवस्था नहीं है। ये कथन थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि दोहों की ओर और कुछ कवित्व छप्पयों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्द की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। शुक्ल जी कहते हैं कि कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह भी पुराने ढंग के दिखाई देते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि इस दशा में भाटों के इस वाग्जल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपूताने में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की, जिनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने छापा। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपूताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से बाद में पृथ्वीराज चौहान का मंत्री, सखा और राजकवि बन गया। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद्रवरदाई को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद्रवरदाई के वंशज रहते हैं।
इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। उसमें उन्होंने चंद का वंश वृक्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि चंदबरदाई थे। चंदबरदाई के दो पुत्र दिखाई दे, दो नहीं 4 पुत्र दिखाई देते हैं, जिनमें इसका पता नहीं, इसका पता नहीं। ठीक है, एक मिलता है गुरचंद जिसका नाम दिखाई देता है, और एक जलचंद। गुरचंद का क्या हुआ कुछ पता नहीं। और चंदबरदाई के जो पुत्र जलचंद थे, उनके पुत्र सीताचंद, उनके पुत्र वीरचंद, उनके पुत्र हरिचंद और उनके पुत्र रामचंद। और रामचंद के कई पुत्र हुए, विष्णुचंद और उदयचंद और रूपचंद और बुद्धचंद और देवचंद और सूरदास भी हुए। ठीक है, अब आगे देखें तो कह रहे हैं कि इनमें से विष्णुचंद, उदयचंद और रूपचंद और देवचंद और सूरदास, इनका पता ना कहाँ चले गए, क्या हुआ, कोई जानकारी इनके आगे की नहीं है। लेकिन बुद्धचंद के 2 पुत्र हुए, खेमचंद और गोविंदचंद। खेमचंद का कोई पता नहीं, लेकिन गोविंदचंद के एक पुत्र थे जयचंद। और जयचंद के 3 पुत्र हुए, मदनचंद, शिवचंद और बलदेवचंद। शिवचंद और बलदेवचंद की जानकारी नहीं है, लेकिन मदनचंद के 2 पुत्र हुए, चौथचंद और बेनीचंद। चौथचंद का कोई पता नहीं, लेकिन बेनीचंद के 3 पुत्र फिर हुए, गोकुलचंद और बसुचंद और लेखचंद। कह रहे हैं बसुचंद और लेखचंद के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन गोकुलचंद के पुत्र करचंद थे, और करचंद के 2 पुत्र थे, गुरचंद और मोहनचंद। ठीक है, और फिर कह रहे हैं गुरचंद का कोई पता नहीं, लेकिन मोहनचंद के 2 पुत्र हुए, जगन्नाथ और रामेश्वर। रामेश्वर के पुत्र थे गंगाधर। गंगाधर के भगवान सिंह के करम सिंह पुत्र हुए, और करम सिंह के जो पुत्र हुए मथुरा सिंह, और उनके पुत्र बाग गोविंद सिंह, और इनके पुत्र मान सिंह, इनके पुत्र विजय सिंह, और इनके पुत्र आनंद राय जी। और आनंद राय जी के 5 पुत्र आशो जी, गुमान जी, कड़ीदान, जयथमल जी और वीरचंद जी। इन सभी का तो नहीं पता, लेकिन कड़ीदान के पुत्र की जानकारी है। 4 पुत्र दिखाए गए हैं, लेकिन 2 ही का नाम पता है, घमंडी राम जी और बुद्ध जी। बुद्ध जी का पता तो नहीं। घमंडी राम जी के पुत्र हुए बुद्धि चंद जी, और बुद्धि चंद जी के जो पुत्र हैं नानू राम जी। नानू राम जी से ही इनकी मुलाकात हुई थी महामहोपाध्याय की। अब कह रहे हैं नानू राम जी का कहना था कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अम्भोर जो में जा बसे, और चौथे का वंश नागौर में चला गया। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। तो देखिए प्रश्न बन सकता है कि चंद के कितने लड़के थे, तो 4 लड़के थे। दहति पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल्लड़ गुण बावरो गुण समुद्र ससभान। अब आगे बढ़ें तो पृथ्वीराज रासो में कविचंद के 10 पुत्र के नाम दिए गए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी गई है, वह पद यह है। अभी देखे थे ना ऊपर सूरदास का नाम था, तो वो कह रहे हैं कि सूरदास की जो साहित्य लहरी है, यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे, सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है जिसमें सूर की वंशावली दी गई है। प्रथम ही प्रथु यज्ञ में भेंट प्रगट अद्भुत रूप, ब्रह्म राव विचारी ब्रह्म नाखुराम नाम अनूप, पान पय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकार, पारिपायन सुरन के सूर सहित आस्तीन कीन, तासु वंश प्रसंग में भवचंद चारु नवीन, भूप पृथ्वी राज दिन्हो किन्हे ज्वाला देश, तनयता के 4 कीनो, प्रथम आप नरेश, दूसरे गुणचंद ता सूत शीलचंद स्वरूप, वीरचंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप, रणथम बौर हमें भूपति संगत खेलन जाय, तासु वंश अनूप भो हरिचंद अति विख्यात, आगरे रही गोपाल में रहो ता सुतवीर, पुत्र जन में 7 ताके महाभट्ट गंभीर,
कृष्णचंद उदार चंद जू रूपचंद सुभाई बुद्धिचंद प्रकाश चौथे चंद थे भे सुखदाई देवचंद प्रबोध सुश्रित चंद ताको नाम भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। तो यहाँ पर देखेंगे सूरचंद, यहीं पे सूरदास का नाम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इन दोनों वंशावलियों को मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा में बताया था, उक्त पदों में उन्हें गुरचंद की परंपरा में कहा है, बाकी नाम प्रायः मिल जाते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोकों में अपना काव्य लिखा था, जिसके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उस ग्रंथ को पूरा किया। तो प्रश्न बन सकता है कि इस ग्रंथ का अंतिम कितने समय को जल्हड़ ने पूरा किया। तो अंतिम के जो 10 समय हैं उनको जो है जल्हड़ ने यानी चंद्रबरदाई के पुत्र ने पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार की परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे कि अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो को किस राजा ने सुना था? तो अकबर। और कई ग्रंथ जो है छपवाए, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी वह और भी उटपटांग और रद्दी है। ठीक है, यानी नानू जो है कहते हैं कि असली वाला मेरे पास है, और जब वो जो है उसकी नकल जो है महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को भेंट की दिए, तो शुक्ल जी कहते हैं कि वह तो और भी उटपटांग और रद्दी है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद नमूने के लिए दिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो पृथ्वीराज रासो में एक समय है पद्मावती, उसके कुछ पद यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हिंदुवान थान उत्तम सुदेश तह उदित दुर्ग दिल्ली सुदेश संभरी नरेश चौहान थान पृथ्वीराज जहां राजत भान। पंक्तियों को ध्यान देंगे, यहां से पंक्तियां पूछी जाएंगी। संभारी नरेश सोमेश पूत देवदत्त रूप अवतार दत्त जिहि पकड़ी साहब लीन तिहु बेर करिय पानी पहिन सिंगन सुदून गुण चढ़ जरी चुक्कर न सबद वेदंत तीर। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंस नहीं थी। अब देखिए ये पंक्ति पूछी जाती है, मनहु कला ससभान कला 1600 बन्नी। ठीक है, और क्या है, बाल वसे ससीता समीप अमृत रस पन्नी बिगसी कमल सिंह भ्रमर बेनु खंजन मृग लिट्टी हरि कीर अरबिंब मोती नक्सिख अहु घुट्टी। तो जो रेड कलर से हमने कलर किया वो प्रश्न बार बार बना जाता है, पंक्ति पूछी जाती है। और ये भी एक पंक्ति बहुत पूछी जाती है, कुटिल केश सुदेश पोह परिचित पिक सद कमल गंध वय संध हंस गति चलती मंद मंद। ठीक है, ये पंक्ति पूछी गई है। श्वेत वस्त्र सोहे सरिस न स्वाति बूंद जस अब भमर भव ही भुल्ल ही सुबह मकरंद बास रस। ये भी प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिखी कग्गर दिनो लगन बरम रुचि सरवर दिन द्वादश शशिलिन्हो यह 11 और 30 सास संबत परमान जो पत्रिकुल शुद्ध वरण बरी रखव प्राण। तो ये पंक्ति नहीं पूछी जाई है। दिखत डिट्ठी उच्चरिय वर इक अश्लक विलंब न करियो
अलगार रैनी दिन पंचमही ज्यों रुक्मणी कन्हर बरियु संगह ससिय लिए सहस बाल रुक्मणी जेम लज्जत मराल पूज्य गौरी शंकर मनाए दक्षिण अंग करी लगी पाए फिर दोषी। ये भी पंक्ति नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, ये पूछी नहीं जाएगी। हाँ, ये नीचे वाली पंक्ति आपसे पूछी जाएगी। बज्य घोर निशान राण चौहान चहेदीस सकल सूर सामंत समरी बड़ जंत्र जंत्र मंत्र तिसी उठी राज पृथ्वीराज बाग मानो लग वीर नट। तो ऊपर वाली पंक्ति आपसे जो रेड कलर से किए हैं ये पूछी जाएगी, बार बार बनती है। और क्या है, और भी पंक्तियां कुछ है। कढ़त तेग मन बेग लगत मानो बीज झट घट ठाके रहे सूर कौतिक गगन रगन मगन भई सोन धर हृदय सरिस वीर जगो हुलसी हेरेऊ रंग नवरत भर पुरुषासन मुल्तान बंग खंधार मिर बलस स्यों बलम तेग अच्युक तीरम रुहुंगी फिरंगी हलबी सुमानी ठठी ठट बलच्चो ढालम निशानी मंजारी चसी मुख जम्बुक लारी हजारी हजारी हुके जोध भारी। अब आगे कह रहे हैं कि 4-5 कह रहे हैं भट्ट केदार और मधुकर कवि जिनका समय उन्होंने दिया है 1224 से 1243 के बीच। कह रहे हैं कि जिस प्रकार चंद्रबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया उसी प्रकार भट्टकेदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया। रासों में चंद और भट्टकेदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्टकेदार ने जयचंद प्रकाश नामक एक महाकाव्य लिखा था, यह हाईलाइट कर देता हूं इस कलर से, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का जयमंग चंद्रिका नामक एक बड़ा मधुकर कवि ने ग्रंथ लिखा है, इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूं कि जयमयंग जसचंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था। पर कह रहे हैं कि पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, केवल इनका उल्लेख सिंघायच दयाल दास कृत रठौड़ा रिख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। तो ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लेंगे कि पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, इनका उल्लेख मात्र मिलता है किसमें, रठौड़ा रिख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में क्या है, सुरक्षित है। तो प्रश्न ये बन जाएगा कि जयचंद्र प्रकाश और जयमयंग जसचंद्रिका का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो रठौड़ा रिख्यात में। आगे कहते हैं कि इस ख्यात से लिखा है कि दयाल दास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गारवारों का विशाल साम्राज्य जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्राय सारा मध्य देश जिसमें काशी से कन्नौज तक शामिल था। दूसरा चौहानों का था जिसकी राजधानी दिल्ली से लेकर के जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत आता था। कहने की आवश्यकता नहीं कि दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत था, धन धान्य संपन्न और देश की प्रधान भाग पर था, इसीलिए जो है संपन्न था। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कलिंजर और महोबा के चंदेल राजा परमाल जयचंद के मित्र थे, सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान से बराबर लड़ते रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये समाप्त होता है। अब हम लोग जो है पहुँच गए हैं पेज नंबर 33 पर।
33 नंबर के पेज पर हम पहुंच गए हैं और इसमें हम जगनिक की रचना को देखेंगे और इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से लाभ प्राप्त होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।